हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट कराने जा रहा हूं। मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके आपको इसके नोट्स के साथ साथ इसके लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, वो देख लीजिए। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, तो मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम ऑफ total of all the individual institutions and other forces that are outside the control of the business enterprise, जो business enterprise के कंट्रोल में नहीं है but they may affect its performance, जो इसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम आगे बात करते हैं फीचर्स क्या हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो सबसे पहला फीचर है गाइस टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर है उन सबको मिला के क्या बनता है बिजनेस एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस, कुछ पर्टिकुलर फोर्सेस होती हैं, कुछ जनरल फोर्सेस होती हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, एक का इफेक्ट दूसरे की वजह से होता है या एक के चेंज होने पे दूसरे पे इफेक्ट आता ही आता है। डायनामिक इन नेचर, डायनामिक नेचर का मतलब फ्लेक्सिबल होता है, कभी वो एक जैसे नहीं रहते, वो जल्दी चेंज हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा ही डायनामिक है। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चित होता है, हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि कौन सा फैक्टर किस वक्त चेंज हो जाएगा और किस वजह से चेंज होगा। उसके बाद कम्प्लेक्सिटी, कम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि उसमें बहुत जल्दी चेंजेस जो आती हैं उसको समझना आसान नहीं है कि क्यों चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पूरी तरीके से अनुमान लगाना भी मुश्किल है। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का मतलब होता है इन रिलेशन टू कि जो चीज़ हमारी कंट्री में एप्लीकेबल हो रही है वो फैक्टर्स शायद किसी दूसरी कंट्री में प्रभावित ना करें, और जो वहाँ पे फैक्टर्स अफेक्ट करें वो शायद हमारे रीजन में या हमारी कंट्री में अफेक्ट ना करें। तो गाइज एक इम्पॉर्टेंट टर्म मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है बिजनेस स्कैनिंग। तो बिजनेस स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, टू स्टडी एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट। उन फैक्टर्स को स्टडी करना जो बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस स्कैनिंग। तो बिजनेस स्कैनिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसको स्कैन किए बिना कोई भी बिजनेसमैन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आगे हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो गाइस बिजनेस एनवायरनमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग अप फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये बिज़नेस को मदद करता है आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को देखने की और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने का बिज़नेस को स्कैन करने के साथ। ठीक है, उसको जब हम स्कैन करते हैं तो हमें पता चलता है कि आने वाले समय में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिसका फ़ायदा बिजनेस ले सकता है। ठीक है गाइस, चलिए आगे हम बात करते हैं। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। हेल्प्स इन यूजिंग टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है। हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब है कि आने वाले समय में किस चीज़ की शॉर्टेज हो सकती है या होने वाली है, ठीक है, या अवेलेबिलिटी उसकी कम होने वाली है, तो हम उसको पहले ही स्टोर करके रख सकते हैं अपने रॉ मटेरियल को। इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। ये फर्म को होने वाले थ्रेट्स के बारे में भी समझा सकती है कि कौन सी थ्रेट्स आने वाली हैं, उसको हम आज ही आइडेंटिफाई कर लें, और कौन से वार्निंग सिग्नल्स हैं, मतलब चैलेंजेस जो बिज़नेस को आने वाले हैं उसका पहले ही अगर हमने उसको सहने के लिए तैयार हो जाए हमारा बिज़नेस, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है जी, तो उसके बाद इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। ये हमें रैपिड चेंजेस से होने से बचा सकता है, उसके प्रभाव से बचा सकता है। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग द इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये हमें हेल्प करता है बिजनेस में प्लानिंग करने और उसमें पॉलिसी बनाने के लिए। ये मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा टूल हो जाता है। फिर इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। इससे हमारी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। ओके, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहले क्या आता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दूसरा सोशल एनवायरनमेंट, तीसरा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, चौथा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पांचवा लीगल एनवायरनमेंट। तो एक एक करके मैं बताता जाता हूँ। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पहली बात आपको पता है ये सारे फैक्टर्स वो हैं, डायमेंशंस वो हैं जो एक्सटर्नल हैं। ठीक है, तो ये हो गया मनी रिलेटेड, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी से रिलेटेड, ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब है चेंजेस इन सोसाइटी, चेंजेस इन सोसाइटी,
ठीक है, कि हमारी सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे भी आता है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब है मॉडर्नाइजेशन ऑफ मशीनरी, क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। कंप्यूटराइजेशन भी हम बोल सकते हैं, तो उसका इफेक्ट भी हमारे बिजनेस पे आता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब है यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट होगी उतना ज़्यादा ईज ऑफ बिजनेस होता है। और लीगल इन्वायरमेंट में आएगा एक्ट्स इन रिलेशन टू बिजनेस, की सरकारों ने जो लीगल इन्वायरमेंट कैसा बनाया हुआ है, कौन कौन से एक्ट बनाए हुए हैं बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए। अगर एक्ट ऐसे हैं कि बिज़नेस को सपोर्ट करें फिर तो बिज़नेस अच्छा चलता है और अच्छे से चलेगा, अदरवाइज़ वो मुश्किल वाला काम हो जाता है। तो गाइस आगे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है, वो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया में आपको पता है LPG, इट्स नॉट ए न्यू टर्म फॉर यू। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है रिमूवल और रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट, ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज, ठीक है जी। तो ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट देश का अब चेंज हो चुका है 1991 के बाद, ठीक है जी। ये अब पॉलिसीज आपको पता है 1991 के, आप काफ़ी देर से इसको पढ़ रहे हो, तो इस देयर इज़ नथिंग न्यू फॉर यू इन दिस टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़। क्या इम्पैक्ट आया है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। पहला इंक्रीजिंग कंपटीशन, इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा। लिबरलाइजेशन से रिस्ट्रिक्शंस दूर हुई हैं, ग्लोबलाइजेशन से इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी हुआ है तो जिसकी वजह से इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कंपटीशन बढ़ा है। उसके बाद मोर डिमांडिंग कस्टमर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गया है, क्योंकि उनको अब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिक इन्वायरमेंट, जैसे कि आपको पता है पहले 1G था, फिर 2G, फिर 3G, फिर 4G, फिर 5G, ये सारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आता है और ये इतनी जल्दी चेंज हो रहा है, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट भी बिजनेस पे आ रहा था, आता भी है। और नेसेसिटी फॉर चेंज, क्योंकि जो पुरानी इकोनॉमिक पॉलिसी वो तो 1950 की थी, ठीक है जी, जिसकी वजह से उनको चेंज करना ज़रूरी हो गया था। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, आने वाले कंपटीशन को देखते हुए या मल्टीनेशनल या ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो गया है। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब है कि अब जो रुझान है मार्केट की तरफ हो गया है। पहले प्रोडक्शन ओरिएंटेड था, अब सब कुछ बाज़ार है, जो भी बाज़ार को चाहिए उसके हिसाब से प्रोड्यूसर्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, बजटरी सपोर्ट भी पब्लिक सेक्टर को कम हो गया है। अब PSUs को सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, अब उनको खुद ही अपना सर्वाइवल करना पड़ता है, और जो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट पे ला दिया जाता है। तो गाइज इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।